नमस्कार विद्यार्थी मित्रांनो, आपण ऐकत आहात द पाटील सर CBSE अकॅडमी हे चॅनल आणि चला आज आपण बघणार आहोत आपल्या इयत्ता 10वीच्या पुस्तकातला पाठ 4 बस। तो बच्चों मैं कोशिश करूंगा कि आपको ये जो पाठ है ये मराठी और हिंदी दोनों भी लैंग्वेज में समझाने की मैं कोशिश करूंगा। चलो फिर तो देखते हैं बच्चों, पाठ का नाम है उपास। उपास यानी फास्ट। हो चलो, तो सबसे पहले देखते हैं लेखक का परिचय। देखो ये जो लेखक है ये मराठी के सुप्रसिद्ध लेखक है। इनका नाम है पु ल देशपांडे, मतलब पुरुषोत्तम लक्ष्मण देशपांडे। और इनका जन्म 1999 में हुआ था और इनकी मृत्यु 2000 में हुई है। चलो तो इनके बारे में जान लेते हैं। थोर मराठी साहित्यिक, विनोदी लेखक, नाटककार, प्रवास वर्णनकार, चतुरस्त्र कलावंत। देखो तो फिर यहाँ पे इनके बारे में क्या बताया गया है कि ये जो है मराठी के बहुत बड़े राइटर है और ये एक ऑलराउंडर राइटर है। मतलब इन्होंने देखो क्या क्या लिखा है। इन्होंने नाटक लिखे हैं, मतलब ड्रामा लिखे हैं। प्रवास वर्णनकार, मतलब ये बहुत सारे देशों को गए थे और वहाँ का जो वर्णन है इन्होंने अपनी किताबों में किया है, मतलब प्रवास वर्णन। चतुरस्त्र कलावंत, ये सिर्फ एक राइटर ही नहीं थे तो एक बहुत अच्छे एक्टर भी थे, इसीलिए इनको कहा गया है चतुरस्त्र कलावंत, है ना। ये ऑलराउंडर थे, मतलब इन्होंने ड्रामे लिखे, इन्होंने नॉवेल्स लिखी, इन्होंने सब कुछ किया। मतलब इन्होंने थोड़ा सा पॉलिटिक्स भी किया, मतलब एक्टिंग भी की और गाना भी गाया, मतलब सब कुछ किया है। इसीलिए इनको बहुत महाराष्ट्र से प्यार मिला है ना। तो आगे देखते हैं। सूक्ष्म निरीक्षण, मार्मिक आणि निर्मल विनोद। देखो तो आपको पता होगा दुनिया में अगर आपको बड़ा आदमी बनना है तो आपका ऑब्जर्वेशन बहुत अच्छा होना चाहिए, है ना। फील्ड कौन सी भी हो, अगर आपका ऑब्जर्वेशन अच्छा रहा तो आप उस फील्ड में काफी अच्छा नाम कमा सकते हो, है ना। मतलब एक साइंटिस्ट बनने के लिए भी ऑब्जर्वेशन बहुत जरूरी होता है, एक राइटर बनने के लिए भी ऑब्जर्वेशन जरूरी होता है, एक एक्टर बनने के लिए भी ऑब्जर्वेशन बहुत जरूरी होता है। यानी फील्ड कौन सी भी हो, सूक्ष्म निरीक्षण होना बहुत जरूरी है। आगे आगे देखते हैं। मार्मिक आणि निर्मल विनोद। तो इनकी जो कॉमेडी रहती ये निर्मल रहती। निर्मल मतलब उसमें कुछ भी अश्लीलता वगैरह ऐसा कुछ भी नहीं रहता, तो निर्मलता इनकी कॉमेडी की खासियत रही है। तरल कल्पना शक्ती आणि भाषेचा कल्पक आणि चमत्कृतीपूर्ण उपयोग करण्याचे कौशल्य हे त्यांचे लेखन विशेष आहेत। देखो इनकी जो इमेजिनेशन पावर है ये बहुत ही खूबसूरत थी। मतलब तरल कल्पना शक्ती आणि भाषेचा कल्पक व चमत्कृतीपूर्ण उपयोग हे त्यांचे वैशिष्ट्य आहे। मतलब ये बहुत ही खूबसूरत तरीके से एक लैंग्वेज को हैंडल करते हैं ना अपनी राइटिंग स्किल में। तो यही तो इनकी खासियत है। अब इनकी किताबों के बारे में देखते। देखो तुका म्हणे, तुझे आहे तुझपाशी, अमलदार, सुंदर मी होणार, ती फुलरानी इत्यादि स्वतंत्र आणि रूपांतरित नाटके। तो इन्होंने जो भी कुछ ड्रामे लिखे हैं उनके नाम यहाँ पे दिए गए हैं। आगे देखते हैं। सदू आणि दादू, विठ्ठल तो आला आला इत्यादि एकांकिका संग्रह, है ना। खोगीर भरती, आसामी आसामी, खिल्ली, बटाट्याची चाळ, हसवणूक इत्यादि विनोदी लेख संग्रह प्रसिद्ध है। देखो तो इनकी जो और एक खासियत है कि इन्होंने जो भी कुछ लिखा उस राइटिंग में इन्होंने कॉमेडी भर भर के लिखी है। तो कुछ खास इनकी कॉमेडी के ऊपर ही किताब है, जैसे कि खोगीर भरती, आसामी आसामी, खिल्ली, बटाट्याची चाळ, हसवणूक इत्यादि विनोदी लेख संग्रह है। अब आगे देखते हैं। अपूर्वाई, पूर्वरंग, जावे त्यांच्या देशा इत्यादि प्रवास वर्णने आहेत। मतलब देखो इन्होंने जो बहुत सारा ट्रैवल किया है और वो ट्रैवलिंग के ऊपर जो बुक लिखी है ये वो है अपूर्वाई, है ना। अपूर्वाई मतलब किसी चीज को देखकर आपको जो ताजुब लगता है ना, तो उसका मतलब होता है अपूर्वाई, है ना। मतलब जो कभी आपने पहले देखा ना हो, है ना, इसलिए उसको अपूर्व यानी पहले ना देखा गया ऐसा कुछ राइटर ने वहां पे जाके देखा। कहाँ पे? फॉरेन कंट्रीज में। तो वो फॉरेन कंट्रीज का जो वर्णन है ये अपूर्वाई इस किताब में है। वैसे ही पूर्वरंग इसमें भी वही है।
जावेदांच्या देशा, इस किताब में भी उन्होंने प्रवास वर्णन ही लिखा है। आगे देखते हैं। व्यक्ती आणि वल्ली, गणगोत, मैत्र इत्यादि व्यक्ति चित्रणात्मक पुस्तकें अशी त्यांची विपुल ग्रंथ संपदा है। देखो, तो जब हम जिंदगी जीते हैं तो जिंदगी जीते वक्त बहुत सारे लोग हमारे जीवन में आते हैं। कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनका इम्पैक्ट हम पर पड़ता है। कुछ लोग कॉमेडी वाले हमारी जिंदगी में आते हैं, कुछ सैड वाले आते हैं, कुछ खूबसूरत आते हैं, कुछ बदसूरत आते हैं, जैसे भी मतलब हर तरह के लोग हमारे जीवन में आते हैं। तो इनके जीवन में भी ऐसे बहुत सारे लोग आए और उन लोगों के ऊपर इन्होंने किताबें लिखी है। तो वो किताबें है व्यक्ति यानी वल्ली, गणगोत, मैत्र, ये व्यक्ति चित्रणात्मक किताबें है। मतलब इनके जीवन में जो जो भी आदमी आए, जो दोस्त आए है ना, तो उनके ऊपर इन्होंने किताबें लिखी है। आगे देखते हैं। त्यांच्या व्यक्ती आणि वल्ली या पुस्तकाला साहित्य अकादमीचा पुरस्कार मिळाला आहे। तो इन्होंने व्यक्ति आणि वल्ली नाम का एक किताब लिखा है। तो इस किताब को भारत की जो सबसे बड़ी साहित्य अकादमी है उसका प्राइज उनकी उस किताब को मिला है। कौन सी किताब को? व्यक्ति यानी वल्ली। आगे देखते हैं। भारत सरकारने पद्म भूषण या पुरस्काराने त्यांना सन्मानित केले आहे। तो पु ल देशपांडे एक बहुत बड़ी हस्ती है मराठी लिटरेचर की, तो इसलिए उनको भारत सरकार ने भी पद्म भूषण पुरस्कार देकर गौरवान्वित किया है। आगे देखते हैं। अब इस चैप्टर में क्या बताया गया है? मध्यम वर्गीय व्यक्तीचा संकल्प व संकल्प पूर्तीत कसे अंतर पडते आणि संकल्प करणारे व्यक्ती कसे हास्यास्पद ठरतात याचे मजेदार चित्रण प्रस्तुत लेखात पु ल देशपांडे यांनी केले आहे। मतलब हम जो सिंपल सादे लोग होते हैं, मध्यम वर्गीय है ना, तो वो डिसाइड तो बहुत कुछ करते हैं लेकिन वो उतना कर नहीं पाते जितना वो डिसाइड करते हैं। किसी मजबूरी की वजह से कहो या कोई उनकी खुद की कमिटमेंट उतनी खास न होने की वजह से कहो, लेकिन उनकी कमिटमेंट वो कभी पूरी नहीं कर पाते, है ना। ऐसा ही यहाँ पे हमको दिखाया गया है। अब देखो आगे देखते हैं। चलो अब स्टार्ट करते हैं कि चैप्टर में क्या कहा गया है। देखो, माझ्या खाजगी उपोषणाची हकीकत चाळीत जाहीर झाली आणि येता जाता ही माझी नाही ती भानगड आहे, उगीच हात दाखवून अवलक्षण, पेललं नाही तेव्हा खाजगी झालं, अशी वाक्य माझ्या कानावर येऊ लागली, पण मी कोणत्याही टीकेला भीक घालणार नव्हतो। देखो देखो बच्चों, जब हम एक मिडिल क्लास बैकग्राउंड में अगर रहते हैं तो वहां पर अगर आप कुछ भी करना चाहो तो लोग आपको क्रिटिसाइज करना शुरू कर देते हैं ना। आप कुछ भी करो चाहे, तो कुछ वैसा ही यहाँ पे हुआ है। तो राइटर हमें क्या कहते हैं? माझ्या खाजगी उपोषणाची हकीकत चाळीत जाहीर झाली। चाळ यानी कॉलोनी, मतलब मैं फास्ट शुरू करने वाला हूँ, ये जो बात है ये मेरी पूरी कॉलोनी में पता चल गई। और पता चलने की वजह से लोग क्या कहने लगे? नाही ती भानगड, मतलब कुछ भी करता रहता है। उगीच हाथ दाखवून अवलक्षण, मतलब आ बैल मुझे मार, कुछ ऐसा इसने डिसाइड किया है, ऐसा लोग कहने लगे। पेललं नाही तेव्हा खाजगी झालं, मतलब अब कर नहीं पा रहा होगा इसलिए सबको पता चल गया होगा। क्या कर नहीं पा रहा है? फास्ट, है ना। तो आगे देखते हैं। अशी वाक्य माझ्या कानावर येऊ लागली। तो कॉलोनी के लोग कुछ इनको ऐसा बोल रहे थे, पण मी कोणत्याही टीकेला भीक घालणार नव्हतो। मतलब राइटर कहते भले ही लोग मुझे कुछ भी कहे लेकिन मैं उनके कुछ भी नहीं सुनने वाला था, है ना। अब आगे देखते हैं। 181 पाउंड, तो 181 पाउंड, ये पाउंड जो है ना, ये पुराने जमाने का एक कैलकुलेशन है जिसमें ये अंग्रेज जब हमारे देश में थे तब किलो में नहीं तो पाउंड में चीजें गिनी जाती थी, है ना। मतलब एक पैरामीटर है वजन को नापने का, पाउंड, है ना। आज भी इंग्लैंड में इसको इस्तेमाल किया जाता है। तो राइटर का जो वजन था वो कितना था? 181 पाउंड। आगे देखते हैं। रात्रंदिवस ते कार्ड माझ्या डोळ्यापुढे नाचत होते। मतलब क्या हुआ, ये एक बार रेलवे स्टेशन पर गए और वहां पर उन्होंने अपने इनका जो वजन था उसको काउंट किया तो वो बहुत बड़ा कार्ड आ गया, इनका वजन आ गया 181 पाउंड। तो राइटर कर रहे थे कि मेरे सामने दिन रात वही कार्ड आ रहा था। कौन सा कार्ड? जिस कार्ड के ऊपर मेरा वजन 181 पाउंड लिखा गया था वही कार्ड मेरे नजरों के सामने आ रहा था। वजन कमी झालेच पाहिजे
या विचाराने माझी झोप उडाली. बघा, और लेखक ने जब अपना वजन देखा तो बहुत ज्यादा लगा उनको. तो उनको क्या लगा की माझे वजन कमी झाले पाहिजे. या विचाराने माझी झोप उडाली. तो लेखक सोचने लगा कि कुछ भी हो जाए लेकिन मेरा वजन कम होना चाहिए. झोप कमी झाली तर वजन उतरते या विचाराने मला त्याचेही काही वाटत नव्हते. देखो, तो हमने देखा कि ये राइटर है वो लैंग्वेज को किसी भी तरीके से मोल्ड कर सकता है. यहाँ पे वो कहता है कि मेरी नींद तो कम हो गई लेकिन मुझे खुशी भी हो गई कि ऐसा कहते हैं कि नींद कम हो जाने से आदमी का वजन कम हो जाता है. तो अच्छी बात हो गई, मतलब ज्यादा वजन हो गया इसलिए मेरी नींद उड़ गई और नींद उड़ जाने की वजह से वजन कम हो जाता है, ऐसा मैंने सुना है. अब आगे देखते हैं. मी पूर्वीसारखा गाढ झोपत नाही यावर धर्मपत्नीचा मात्र अजिबात विश्वास नव्हता. घोरत त्रासता रात्रभर अशांसारखी दुरुत्तरे ती मला करत असे. देखो, जब राइटर उनकी मिसेस को कहने लगा कि मैं पहले जैसा सोता नहीं हूँ, तब मिसेस को उनके ऐसे कहने पर यकीन नहीं हुआ, क्योंकि वो कहने लगी रात भर तो आप घोरते रहते हो, है ना. तो ऐसी दुरुत्तरे मतलब ऐसे आंसर वो देने लगी राइटर को. अब आगे देखते हैं. 2 महिन्यात 50 पाउंड वजन करून दाखवीन तरच खरा, अशी भीष्म प्रतिज्ञा करून मी आहारशास्त्रावरच्या पुस्तकात डोके घालू लागलो. तब लेखक ने कमिटमेंट कर ली राइटर ने, क्या कि 2 महीने के अंदर मैंने 50 पाउंड वजन अगर नहीं कम किया तो मैं मेरा नाम नहीं बताऊंगा. कुछ ऐसी कमिटमेंट राइटर करता है. अशी भीष्म प्रतिज्ञा मतलब ऐसी कमिटमेंट उन्होंने की और आहारशास्त्रावरच्या पुस्तकात डोके घालू लागलो. और ऐसी कमिटमेंट करके राइटर किताबें पढ़ने लगा. अब आगे देखते हैं. हाँ चलो. प्रोटीन युक्त पदार्थ, चरबीयुक्त द्रव्य वगैरह शब्दांबद्दलची माझी आस्था वाढू लागली. तो राइटर को कुछ जो वर्ड है कैसे प्रोटीन युक्त पदार्थ, चर्बी युक्त द्रव्य वगैरह शब्दांबद्दलची माझी आस्था वाढू लागली. मतलब मुझे इन चीजों में इंटरेस्ट आने लगा कि कौन सी चीज में ज्यादा प्रोटीन होता है, कौन से पदार्थ में ज्यादा चर्बी होती है मतलब फैट होता है, ये मैं बहुत कॉन्शियसली देखने लगा. साऱ्या ताटातले पदार्थ मला पदार्थ न दिसता नुसत्या कॅलरीज दिसू लागल्या. देखो, तो राइटर कहने लगा कि जब मैं भी अपने थाली के ऊपर मैं नजर डालता था तो मुझे थाली में वो पदार्थ नहीं दिखते थे, बल्कि मैं ये काउंट करता था कि इस पदार्थ में कितने कैलोरीज है, इसमें कितने कैलोरीज है. तो ऐसा देखकर उसका एक ऐसा नजरिया बन गया कि उसमें वो पदार्थ नहीं दिखने लगे, तो हर एक पदार्थ में कितनी कैलोरीज है यही चीजें उनको देखने लगी. आगे देखते हैं की वजन उतरवण्याच्या शास्त्रात पारंगत झालेले तज्ञ आणि आनंदाची गोष्ट अशी की वजन उतरवण्याच्या शास्त्रात पारंगत झालेले तज्ञ मला रोज डझनवारी भेटू लागले. और राइटर कहता है कि और खुशी की बात यह है कि जब से मेरी ये बात पता चल गई कि चलो मैं डाइटिंग करके अपना वजन उतारने वाला हूँ, तो मुझे ऐसे बहुत सारे लोग मिल गए, डजनावारी, डजन यानी 12, है ना. तो ऐसे मुझे बहुत सारे लोग मिलने लगे जो कि मुझे सलाह देने लगे कि तुम ये करो, तुम वो करो, ये करने से वजन कम होता है ना. तो ऐसे डजन मतलब ऐसे बहुत सारे लोग मतलब सैकड़ों लोग मुझे मिलने लगे और सलाह देने लगे डाइटिंग की. आगे देखते हैं. इतकेच काय, परंतु ज्या आमच्या चाळीतल्या लोकांनी माझ्या उपवासाची अवहेलना केली होती त्यांनीच मला डाइटचा सल्ला दिला. देखो, तो राइटर कहता है कि देखो ये लोग कैसे रहते हैं हमारी कॉलोनी के, कि जो लोग मेरे फास्ट की अवहेलना करते थे उन्हीं लोगों ने मुझे डाइट की सलाह भी दी थी. फॉर एग्जाम्पल सोकाजी त्रिलोकेकर. देखो, ये सोकाजी त्रिलोकेकर एक आदमी का नाम है ना. आगे देखते हैं. वो क्या कहते हैं, तुला सांगतो मी पंत, डाएट कर, बटाटा सोड, बटाट्याचं नाव काढू नकोस. देखो, ये साकोजी त्रिलोकेकर इनको क्या कहते हैं, पंत मतलब है राइटर. तुला सांगतो पंत, डाएट कर आणि बटाटा खाणं सोडून दे. बटाटा हे नाव पण तू काढू नकोस, मतलब बटाटा हे नाम भी अपने मुंह से नहीं निकालने का, ऐसी सलाह साकोजी त्रिलोकेकर देते हैं. आगे देखते हैं. हो, म्हणजे कुठं राहता म्हणून विचारलं तो नुसतं चाळीत राहतो म्हणा, बटाट्याची चाळ म्हणू नका. देखो, अब ये कहते हैं कि अगर किसी ने पूछा आप कहाँ पे रहते हो तो सिर्फ
चाळीत राहतो, मतलब कॉलनी में रहता हूँ ऐसा बोलो, क्योंकि बटाट्याची चाळ असं पण म्हणू नका। मतलब ये जो राइटर जिस जगह पर रहते थे उस कॉलोनी का नाम था बटाट्याची चाळ। तो ये त्रिलोकीकर इनको कहते कि वो बटाटा नाम ही मत लो आप। अगर किसी ने पूछा कहाँ पे रहते हो तो सिर्फ कॉलोनी में रहते हो ऐसा बोलना, बटाटे की कॉलोनी में रहते हैं ऐसा मत बोलना। आगे देखते हैं। वजन वाढेल, किक 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 किक। चलो, मतलब वो मजाक में बोलता है कि अगर बटाटा कहा तो आपका वजन बढ़ जाएगा, इसलिए बटाटा ये नाम भी मुंह से मत लेना, ऐसा कहकर वो हंसने लगे। आगे देखते हैं। जानोबा रेंगे या इसमाला काय म्हणावे ते मला कळत नाही। नेहमी तिरके बोलायचे म्हणजे काय? देखो, तो जानोबा रेंगे नाम का एक आदमी है, इस आदमी को मैं क्या कहूँ ये मेरी समझ में नहीं आता। हमेशा ही वो मतलब कुछ और ही तरह का बोलता रहता है ना, टेढ़ा ही बोलता रहता वो जानोबा रेंगे। अब आगे देखते हैं। पण साकोजींनी त्याला परस्पर जामून टाकले। मतलब साकोजी अब क्या कहते देखो, इडियट, सगळ्याच गोष्टीत काय जोक मारतोस नेहमी, मी सांगतो तुला पंत, तू बटाटा सोड। मी काय काय सोडले असता माझे वजन घटेल याची यादी बटाट्यापासून सुरू झाली। देखो, तो ये जो और एक आदमी सलाह देता है कि तुम सिर्फ बटाटा खाना छोड़ दो, तुम्हारा वजन अपने आप कम हो जाएगा। लेकिन ये जो शुरुआत है छोड़ने की, ये बटाटे से शुरू होती है। अब आगे देखते हैं लोग इनको क्या क्या छोड़ने को कहते हैं। अब आगे देखो। बटाट्याचं ठीक आहे, पण पंत आधी भात सोडा। एक सल्ला, भातानं थोडंच लठ्ठ व्हायला होतं। आमच्या कोकणात सगळे भातच खातात, कुठे आहेत लठ्ठ? तुम्ही डाळ सोडा, काशीनाथ नाडकर्णी म्हणतात। देखो, तो एक कहता है बटाटा छोड़ दो, लेकिन एक कहता है भात खाना छोड़ दो, मतलब राइस खाना छोड़ दो। लेकिन दूसरा आदमी कहता है राइस खाने से थोड़े आदमी मतलब फैटी हो जाता है, क्योंकि हमारे कोकण में तो सभी लोग राइस ही खाते हैं, और सब लोग राइस खाने के बाद भी सबके सब फैटी थोड़ी ही है। तो आप है ना दाल खाना छोड़ दो, है ना, तूर की दाल खाना आप छोड़ दो, ऐसा काशीनाथ नाडकर्णी कहते हैं, है ना। अब आगे देखते हैं। मुख्य म्हणजे साखर सोडा। और एक आदमी कहता है आप है ना शुगर खाना छोड़ दो, और एक कहता है मी सांगू का, मीठ सोडा। और एक आदमी कहता है आप है ना नमक खाना छोड़ दो। अब आगे कौन क्या कहते हैं देखो, लोणी तूप सोडा, एका आठवड्यात 10 पौंड वजन नाही घटलं तर नाव बदलील, आमच्या हेड क्लासच्या वाईफचं घटलं। एक आदमी कहता है आप है ना घी खाना छोड़ दो, अगर 7 दिनों के अंदर आपका वजन 10 पाउंड से अगर कम नहीं हो गया ना तो मैं मेरा नाम बदल दूंगा। और हमारी हेड क्लार्क की वाइफ ने तो घी खाना छोड़ दिया और उसका तो वजन कम हो गया। तो ठीक है, ऐसा एक आदमी उनको सलाह देता है। आगे देखते हैं। तेल आणि तळलेले पदार्थ आधी सोडा। बाबू काका क्या कहते हैं, आप ऑयली पदार्थ खाना छोड़ दो। दिवसा झोपणं सोडा। एक आदमी कहता है कि आप दिन में सोना छोड़ दो। खरं म्हणजे पत्ते खेळायचं सोडा, बसून बसून वजन वाढतं। और एक आदमी उनको सलाह देता है, सच बताओ ना, आप है ना पत्ते खेलना छोड़ दो, क्योंकि बैठ बैठकर वजन बढ़ जाता है। मी मात्र या सर्व जणांचे ऐकून मनाचे करायचे ठरवले होते। पहला उपाय म्हणून मी आहार परिवर्तन शुरू केले। राइटर कहते कि मुझे सलाह देने वाले तो बहुत सारे लोग मिल रहे थे, लेकिन फिर भी मैं इन सबकी सुनने वाला था, लेकिन करने तो अपने मन की ही वाला था। मतलब मैं सबकी सुन रहा था, लेकिन मैं अपने मन की ही करने वाला था। अब आगे देखते हैं। साखरेत सर्वात अधिक कॅलरीज असतात, म्हणून प्रथम बिन साखरेचा चहा सुरू केला। पहिल्या दिवशी विशेष फरक वाटला नाही, घरात साखरबंदी जाहीर केली। राइटर कहते हैं कि शुगर में बहुत सारे कैलोरीज होते हैं, तो मैंने डिसाइड किया कि अब शुगर की चाय पीना छोड़ देते हैं। और पहले दिन कुछ खास मतलब कड़वाहट नहीं लगी, तो मैंने क्या किया कि पूरे घर में साखरबंदी जाहिर कर दी। मतलब ऐसा कह दिया कि घर में अब शुगर ही लेके नहीं आऊंगा, कोई भी शुगर की चीजें नहीं खाएगा, ऐसा इन्होंने डिसाइड कर लिया। कुटुंबाला सारी दिवाळी तिखटा मीठावर उरकायची सख्त ताकीद दिली। और ऐसे में क्या होता है, दिवाली का फेस्टिवल आता है, तो राइटर कहता है कि पूरा दिवाली का फेस्टिवल हमने मतलब तिखट, है ना, तीखा और नमकीन खाकर ही हमने उसको सेलिब्रेट किया, लेकिन कुछ भी स्वीट चीज हमने दिवाली में नहीं खाई, मानो मैंने उस पर प्रतिबंध ही लगाया था स्वीट चीजों पर। अब आगे देखते हैं।
मुलांसाठी म्हणून काय थोडं गोडधोड करायचं ते कर, एवढी सवलत ठेवली। और राइटर कहता है कि मैंने थोड़ा सा बच्चों को उनमें कंसेशन दे दिया कि अगर दिवाली में बच्चों के लिए कुछ करना है तो करो, स्वीट वगैरह, लेकिन बाकी लोग तो सिर्फ नमकीन और तीखी ही चीजें खाएंगे। पहिल्या दिवशी मला फरक जाणवायला लागला, भात अजिबात वर्ज्य करणे अवघड होते। चलो अब राइटर कहते हैं जैसे ही मैंने मीठा खाना छोड़ दिया तो मानो पहले दिन से ही मुझे ऐसा लगने लगा कि मेरा वजन कम हो रहा है। तो आगे राइटर कहते हैं कि भात खाना छोड़ना तो मेरे लिए पॉसिबल नहीं था, इसीलिए फक्त पहिला भात आणि ताक भात ठेवून मधला भात वर्ज्य केला। मतलब देखो, राइटर दिन में 3 बार भात खाते थे, राइस खाते थे, तो उनका कहना है कि चलो पूरा राइस छोड़ देना तो मेरे लिए मुमकिन नहीं है, लेकिन मैं 3 बार की जगह अब सिर्फ 2 ही बार राइस खाऊंगा, है ना, 1 बार का छोड़ देता हूँ। चलो आगे देखते हैं। अब नुसती उकडलेली पालेभाजी खाणे कसे जमणार, हा विचार किती पोकळ होता याचा अनुभूती खाल्ल्यावर आला। आणि नेहमीच्या भाजीत ही काय निराळे करते याचा अजूनही अंदाज आला नहीं। चलो, तो राइटर ने पहले तो क्या डिसाइड किया था कि मैं ऐसा ऑयली कुछ भी नहीं खाऊंगा, लेकिन जब आप अगर बिगर ऑयल के अगर कोई सब्जी बनाओगे तो वो अच्छी नहीं लगेंगी, तो इसीलिए राइटर कहता है कि ये कैसे पॉसिबल है, मतलब ऐसा सोचना ही फालतूगिरी है, तो बगैर ऑयल की तो सब्जी बन ही नहीं सकती, तो चलो फिर अब थोड़ा तो ऑयल इस्तेमाल करना ही पड़ेगा। ऐसा करके वो थोड़ा थोड़ा ऑयल भी खाने लगते हैं। अब आगे देखते हैं। पहिला दिवस सुरळीत गेला आणि दुसऱ्या दिवशी व्रतभंगाचा प्रसंग आला। राइटर कहते कि पहला दिन तो बहुत अच्छा गया, लेकिन दूसरे ही दिन कुछ ऐसा हुआ कि मैं मेरी कमिटमेंट छोड़ने पर मजबूर हो गया, है ना। व्रतभंग मतलब जो कमिटमेंट ब्रेक हो गई, है ना। पहिल्या दिवशी निम्म्याहून अधिक कचेरीला माझ्या वजन घटवण्याची व्रताची वार्ता गेली होती। मतलब पहले ही दिन मेरी पूरी कॉलोनी, मतलब आधे से ज्यादा कॉलोनी को पता चल गया था कि मैंने डाइटिंग करना शुरू किया है। परंतु दुसऱ्या दिवशी आमच्या अण्णा नडगौंडाला प्रमोशन मिळाल्याची वार्ता आली आणि त्याने साऱ्या सेक्शनला पार्टी दिली। चलो, पहले तो दिन बहुत अच्छा गया, लेकिन दूसरे ही दिन इनके ऑफिस का अन्ना नाम का एक आदमी रहता है, अन्ना नडगौंडा, इसका प्रमोशन होता है। तो प्रमोशन होने की वजह से वो क्या करता है, पार्टी रखता है वो आदमी, और पार्टी रखकर सब लोगों को पार्टी में आमंत्रित करता है। उसमें राइटर भी आ गए। अब आगे देखते हैं। कॅन्टीनच्या आचार्याने तर माझ्या डाएटवर सूडच घ्यायचा असे ठरवून पदार्थ केले होते। तो राइटर कहते हैं तो पार्टी तो थी, पार्टी में हम गए, लेकिन मुझे ऐसा क्यों लग रहा था कि वो जो कैंटीन वाला आदमी था उसने जानबूझकर मतलब मेरा जो कमिटमेंट था उसको तोड़ने के लिए ही कुछ ऐसे पदार्थ बनाए थे, ऐसा मुझे लगने लगा। अब आगे देखते हैं। बरे न खावे तर अण्णा नडगौंडाला वाईट वाटणार, बिचारा 6 वर्षांनी इफिशियंसी बारच्या जाळ्यातून बाहेर पडला होता। राइटर कहते कि चलो अब पार्टी में तो मैं गया, लेकिन अब गया तो खाना ही पड़ेगा, क्योंकि अगर नहीं खाऊंगा तो जो अन्ना नाम का आदमी है उसको बुरा लगेगा, क्योंकि वो बेचारा कितने दिनों के बाद उसको प्रमोशन मिला था। अब आगे देखते हैं। आचार्याने मिठाईत साखर न घालता साखरेत मिठाई घालून आणली होती। राइटर ऐसा कहते हैं कि वो जो वहां का वेटर था, ऐसा लग रहा था कि उसने मिठाई में शक्कर नहीं मिलाई, बल्कि शक्कर में मिठाई मिला के उसने वो लाई होगी, ऐसा मुझे प्रतीत हो रहा था। अब आगे देखते हैं। घासा घासा गणिक सहस्रावधी कॅलरीज पोटात चालल्या होत्या, त्यामुळे खाल्लेले गोड लागत नव्हते। राइटर कहते हैं कि अब मुझे एक आदत लगी थी, क्योंकि मैं किसी भी पदार्थ को जब देखता था पदार्थ को, तो मुझे ऐसा लगता था कि इसमें कितने कैलोरीज होंगी, और यहाँ पर तो मैं मिठाई खा रहा था, मतलब मेरी हर एक बाइट के साथ हजारों करोड़ों कैलोरीज मेरे पेट में जा रही थी, ऐसा मुझे एहसास हो रहा था। इसलिए भले ही मैं स्वीट एटम खा रहा हूँगा, लेकिन वो मुझे स्वीट नहीं लग रहा था, क्योंकि मेरी सोच कुछ अलग थी उसके बारे में। बटाटे वड़े होते म्हणजे आणखीन कैलोरीज, तो अब आपने तो देखा ही होगा, इनकी लिस्ट शुरू हुई थी बटाटा छोड़ने से, लेकिन यहाँ पे बटाटे वड़े थे तो वो भी उनको खाने पड़े, मतलब और भी कैलोरीज उनके पेट में गई। चूड़ा तर अस्सल वनस्पतितला, मतलब उनका जो चूड़ा था वो तो डालडे से बनाने वाला था, तो मतलब उसमें और कैलोरीज है ना इनके पेट में जा रही थी, त्यामुळे आणखी कॅलरीज आणि एवढे सगळे हादडून
शेवटी भाज्यांशिवाय पार्टी कसली, भज्यांशिवाय पार्टी कसली। तो राइटर कहते हैं ये तो हमने खाया, समझो मैंने पहले मिठाई खाई, बाद में बटाटे वड़े खाए, उसके बाद में चूड़ा खाया, और बाद में समझो ये सब कुछ तो खाया ही खाया, लेकिन अब बारी थी भज्जों की। भजे यानी पकोड़ों की बारी थी। अब अगर पार्टी में पकोड़े नहीं होंगे तो पार्टी भले कैसे हो सकती है बगैर पकोड़े की। तो फिर बाद में क्या हुआ, पकोड़े की बारी आई। अब आगे देखते हैं। या भिकोबा मुसळ्याच्या टोमण्यामुळे चेकाळून नडगौंडाने स्पेशल भजन परत ऑर्डर दिली। अब इनके ऑफिस में एक भिकोबा मुसळे नाम का एक आदमी था, तो उसने कुछ चिढ़ाया होगा उस अन्ना को, तो उस अन्ना ने फिर गुस्से से और एक ऑर्डर दे दी पकोड़ों की, और चलो पकोड़े आ गए। अब आगे देखते हैं क्या होता है। शेवटी मला राहावेना, भज्यांची 6वी पेट उडवल्यावर मी अत्यंत केविलवाण्या स्वरात सध्या मी डाएटवर असल्याचे सांगितल्यावर सर्वांनी मला वेड्यात काढले।